Today we are going to start the new chapter of class 12 biology, that is chapter number 16, environmental issues, and this is the part 1 of the chapter. Okay, so first let's have a look at the outline of the chapter, what all are the points that we will be covering in this particular chapter. So first of all we'll be starting up with the introduction. सबसे पहले introduction हम देखेंगे. Introduction के बाद air pollution, we will be talking about air pollution and how it can be controlled, how the vehicular pollution can be controlled, water pollution, solid waste, radioactive waste, greenhouse effect, ozone depletion, degradation by improper resource utilization, deforestation. So these all are the points that will be covered in this particular chapter. Let's quickly have a look at the mind map also. So in the mind map, you can see in this particular chapter we will be talking about environmental pollution, noise pollution, what are the consequences and how it can be prevented, air pollution, how it can be prevented, what are the causes, deforestation, what are the causes, what is the remedy, solid waste, ozone depletion, greenhouse effect. Okay, methods of control of global warming, we will be talking about all these points. So let's start the chapter. Human population. See, human population is increasing day by day. Day by day, enormously it is increasing. And it has increased the demand. अब जब population बढ़ेगी, human population बढ़ेगी, तो food की demand भी बढ़ेगी, water की demand, home, रहने के लिए घर भी चाहिए, electricity, roads, automobiles एंड न्यूमरस अदर कमोडिटीज. उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए. ह्यूमन पॉपुलेशन का अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग साइज की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड्स को मीट करने के लिए ज़्यादा हमें रिसोर्सेज चाहिए. बट ये जो डिमांड जो इंक्रीज हो रही है, इससे जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे एक प्रेशर आ रहा है. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमें घर बनाने के लिए अगर लकड़ी चाहिए ज़्यादा, तो लकड़ी के लिए हमें ज़्यादा पेड़ कट करने पड़ेंगे. ठीक है. सो दीज डिमांड्स दे आर एक्सर्टिंग ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज. एंड बिकॉज ऑफ दिस द पोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस. कौन सा पोल्यूशन हो रहा है? एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? अब करने की इस टाइम पे क्या करने की जरूरत है कि ये जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो प्रेशियस हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एयर और सॉइल, वाटर, इन सारे प्रेशियस रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को हमें डिग्रेडेशन से बचाना है, मतलब हमें खराब नहीं होने देना है, प्लस डिप्लीशन से बचाना है. डिप्लीशन मतलब कमी से बचाना है, एंड पोल्यूशन से भी हमें बचाना है ताकि एनवायरनमेंट क्लीन रह सके विदाउट हॉल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो भी हॉल्ट ना हो, वो भी रुके ना. ठीक है. देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है. तो नेचुरल हमें एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखना है ताकि नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रिजर्व रहे और उसके साथ साथ जो हमारा जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो भी ना रुके. नाउ व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, chemical and biological characteristics of air, land, soil and water. ये जो चारों जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, एयर, लैंड, वाटर और सॉइल, इसमें अगर कोई फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज लेट्स से इंक्रीज इन टेम्परेचर इज वन ऑफ द एग्जांपल, या पीएच अगर चेंज हो रहा है, कोई केमिकल इसके अंदर चेंज हो रहा है, या कोई बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है इन रिसोर्सेज की, तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं. और जो चीजें पोल्यूशन कॉज करती हैं दे आर कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट्स. सो एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज दे आर कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट्स. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एयर, water and soil. So this act was passed in 1986. It is known as the Environment Protection Act. It is important. You must remember the year. Now air pollution and its control. What exactly air pollution is and how it can be controlled. First of all, we are dependent on air for our respiratory needs because we need oxygen from the air.
नाउ एयर पोल्यूटेंट, एयर के अंदर अगर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो दे विल कॉज इंजुरी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर प्लांट्स और दे आर एनिमल, दे आर गोइंग टू कॉज इंजुरी टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे विल रिड्यूस द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, वो क्रॉप्स की यील्ड को, पैदावार को कम करेंगे और उनकी ग्रोथ को भी कम करेंगे. दे विल कॉज प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट, प्लांट की प्री मेच्योर डेथ हो जाएगी, मतलब मेच्योर होने से पहले ही प्लांट की डेथ हो जाएगी. अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड ऑफ एनिमल्स, तो ह्यूमन बींग्स प्लस बाकी के जो एनिमल्स है उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अफेक्ट होगा. ऑब्वियस सी बात है, एयर पोल्यूशन से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम तो अफेक्ट होता ही है. नाउ हार्मफुल इफेक्ट्स, इसमें देखिए हमने 4 पॉइंट्स देखे, पॉइंट वाइज ही हमें लर्न करना है एग्जाम के लिए. सो एयर पोल्यूशन 4 चीजें कॉज करता है: इंजुरी, रिड्यूस्ड ग्रोथ एंड यील्ड, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स एंड इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं. सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, कितना पोल्यूटेंट प्रेजेंट है एयर में. अगर ज्यादा पोल्यूटेंट होगा तो ज्यादा हार्म होगा एनवायरनमेंट को, कम पोल्यूटेंट होगा तो कम हार्म होगा एनवायरनमेंट को, कम नुकसान होगा. ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, मतलब हार्मफुल केमिकल से कितनी देर के लिए कोई भी प्लांट या एनिमल एक्सपोज्ड है, और ऑर्गेनिज्म किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है. तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जिसपे जो हार्मफुल इफेक्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज 3 factors. Now you can see the smoke coming out of the chimneys. These chimneys, they are called as the smoke stacks. These chimneys referred as smoke stacks. So आप देखिए स्मोक स्टैक्स जो होते हैं, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में जो लगे रहते हैं, स्मोक स्टैक्स स्मेल्टर्स में, इंडस्ट्रीज में, तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं पार्टिकुलेट मैटर, बहुत फाइन साइज के, बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स ये रिलीज करते हैं, उसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं. और प्लस उसके अलावा गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स भी रिलीज होते हैं इन स्मोक स्टैक से. स्मोक स्टैक मतलब चिमनीज से. आई विल रिपीट अगेन, चिमनीज से, जो चिमनीज होती है थर्मल पावर प्लांट्स की हो, स्मेल्टर्स की हो या इंडस्ट्रीज की हो, उससे पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है, प्लस गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स भी रिलीज होते हैं, प्लस उसके साथ साथ कुछ हार्मलेस गैसेस भी रिलीज होती है, सच एज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो हियर यू मस्ट रिमेंबर व्हाट आर नेम द 2 harmless gases which are produced from the smelters or thermal power plants or industries. The answer is nitrogen and oxygen. These 2 are harmless gases. इनसे कोई नुकसान नहीं है. Now these pollutants must be separated. लेकिन जो चिमनीज से जो पोल्यूटेंट निकल रहा है उसको सेपरेट करना जरूरी है, उसको फिल्टर करना जरूरी है बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से पहले इन सब चीज, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको और हार्मलेस गैसेज है उसको सेपरेट करना जरूरी है. मतलब जैसे ये स्मोक स्टैक्स है, स्मोक स्टैक्स, चिमनीज, इन स्मोक स्टैक्स में जो यहाँ से जो पोल्यूटेंट निकल रहा है, इस पोल्यूटेंट को अगर यहीं पे किसी पॉइंट पे इसको फिल्टर आउट कर लिया जाए, सपोज यहाँ से आ रही है हार्मफुल गैस या पार्टिकुलेट मैटर, तो उसको अगर हम यहाँ पे अगर फिल्टर कर लें तो एनवायरनमेंट में इस अमाउंट में हार्मफुल गैसेस नहीं जाएंगी, बल्कि हार्मफुल गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर का की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो एयर फिर लेस पोल्यूट होगी. So there are several ways of removing particulate matter. The most widely used of which is electrostatic precipitator. Very very important. अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है. ये जो पार्टिकुलेट मैटर निकल रहा है इसको रिमूव करने का एक तरीका है, एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. और वो क्या करता है, 99% पार्टिकुलेट मैटर को वो रिमूव कर देता है. जो थर्मल पावर प्लांट्स है उससे निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है, उससे निकलने वाली जो वेस्ट गैस है, उस वेस्ट गैस के अंदर से 99% पार्टिकुलेट मैटर को वो कम कर देता है, रिमूव कर देता है. अब उसका प्रिंसिपल क्या है, एक बार प्रिंसिपल हम देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है. ये डायग्राम एनसीईआरटी से, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. यहाँ से डर्टी एयर एंटर करती है और इस एयर को यहाँ पे वो एयर यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाती है. यहाँ वाटर और लाइम का स्प्रे होता है और फिर इस आउटलेट से क्लीन एयर बाहर निकलती है.
अब चलो और डिटेल में देखते हैं। डर्टी एयर इट पासिस थ्रू दिस चेम्बर, इन दिस चेम्बर, इस चेम्बर में क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज वायर प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, उसके चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ये जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह से डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते चले जाते हैं, और जो एयर यहाँ से निकलती है वो क्लीन होती है। तो ये ग्राउंडेड प्लेट होती है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की ये ग्राउंडेड प्लेट है, जहाँ पे ये जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसका एक और डायग्राम ये देखिए, इसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये इनकमिंग गैस विद पार्टिकुलेट, मतलब ये गैस है, पोल्यूटेड गैस है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसमें ये सॉलिड, ये ब्लैक कलर की डॉट जो है ये सॉलिड पार्टिकुलेट्स, मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को ये शो कर रही है। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में थिन मेटल रॉड्स लगी रहती हैं और मेटल प्लेट्स लगी रहती है। इसमें कोरोना डिस्चार्ज होता है जिससे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सराउंड करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, और फिर ये डस्ट पार्टिकल्स जो है पॉजिटिव प्लेट्स पे ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो एयर फिर यहाँ से जो निकलती है वो क्लीन एयर होती है। सो इट हैज, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की, इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स, इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स होती है जो सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स पे जिसका करंट मेंटेन रहता है। इससे कोरोना डिस्चार्ज होता है, कोरोना डिस्चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, कोरोना डिस्चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर देते हैं, उनको अट्रैक्ट करके उनको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज पार्टिकल्स। अभी जो कलेक्टिंग प्लेट्स है, मेटल प्लेट्स जो होती हैं वो इन डस्ट पार्टिकल्स को, जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स है, सपोज ये प्लेट है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स है ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी, तो डस्ट पार्टिकल्स प्लेट से चिपक जाएंगे और वो आगे एयर में नहीं जाएंगे। The velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to fall. अब ये जो एयर की वेलोसिटी है, जिस स्पीड से एयर मूव कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, वो स्लो होनी चाहिए, तभी डस्ट पार्टिकल्स वो फॉल हो गए प्लेट्स पे। अब फिर क्या होता है, अब प्लेट्स पे जब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको स्क्रबर से, स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में एक स्क्रबर भी होता है जो कि हार्मफुल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी स्क्रबर कौन सी गैस को रिमूव करता है, आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। स्क्रबर में क्या होता है, इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, उसमें वाटर और लाइम का भी स्प्रे होता है ताकि जो एयर है वो फर्दर प्यूरिफाई हो सके या फर्दर उसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सके। अब रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड द डेंजर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी स्मॉल एंड आर नॉट रिमूव्ड बाय दीज प्रेसिपिटेटर्स। अब देखिए जो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, पार्टिकुलेट मैटर मतलब छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। तो ये हमें अभी रिसेंटली ये रियलाइज हुआ है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनका ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, और इनको कभी कभी इनको प्रेसिपिटेटर से भी रिमूव नहीं किया जा सकता है। ओके, दे आर नॉट रिमूव्ड बाय दीज प्रेसिपिटेटर ऑल्सो। सो कहने का मतलब ये है कि हमें जो डस्ट इन सब का जो पोल्यूशन है, पार्टिकुलेट मैटर का जो रिलीज है, उसको हमें कम करना है, क्योंकि कितने भी हम प्रेसिपिटेटर यूज कर लें तब भी कुछ केसेस में इसको पार्टिकुलेट मैटर को रोकना नामुमकिन है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू CPCB particulate size 2.5 micrometer or less in diameter are responsible for causing the greatest harm to human health। 2.5 माइक्रोमीटर्स और उससे छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। These fine particles, अब ये जो छोटे जो पार्टिकल्स हैं जो मैंने आपको बताया 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे हैं, these fine particulates can be inhaled। अब क्या होता है कि उसको
ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो लंग्स में चले जाते हैं, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो वो लंग्स में चले जाते हैं और वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। दे कॉज इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन और डैमेज करते हैं ये लंग्स को, प्लस इट ऑल्सो लीड्स टू प्रीमेच्योर डेथ। ऑटोमोबाइल जो है वो सबसे मेजर कॉज है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। So automobile, they are a major cause of atmospheric pollution, at least in the metro cities, जो developed cities है, developing cities और developed cities है, metro cities जो बड़ी शहर हैं, वहाँ पे automobiles जो होते हैं वो important cause है atmospheric pollution का। As the number of vehicles, अब जितने ज़्यादा number of vehicles बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की, वो इंक्रीज होगी। So proper maintenance of automobiles along with lead-free petrol or diesel can reduce the pollutants they emit। अब देखिए, अगर ऑटोमोबाइल्स का अगर प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 उसमें लेड फ्री पेट्रोल या डीजल यूज किया जाए, सो इट कैन रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स दे एमिट। इन दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो पोल्यूटेंट्स जो रिलीज होते हैं ऑटोमोबाइल से उनको कम किया जा सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली platinum, palladium and rhodium as the catalyst are fitted into the automobiles for reducing emission of poisonous gases। very very important। जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स में उनको फिक्स किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर्स को, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। तो उन कैटालिटिक कन्वर्टर्स में एक्सपेंसिव मेटल प्लेट्स लगी रहती हैं जो कि प्लैटिनम और पैलेडियम की बनी हुई होती है। प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम, ये याद रखना है, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम की बनी हुई होती प्लेट्स होती है। इसको कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर में। They are fitted in automobile for reducing emission of poisonous gases। I will repeat again, automobiles में catalytic converters लगाए जाते हैं ताकि poisonous gases का emission कम हो, poisonous gases कम निकले, और catalytic converter में platinum, palladium और rhodium जैसे expensive metals use होते हैं। So as the exhaust, अब जैसे जैसे एग्जॉस्ट पास करता है कैटालिटिक कन्वर्टर में जब वो एग्जॉस्ट पास करेगा तो वो क्या करेगा, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन मोनोऑक्साइड CO वो चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। ये मोर हार्मफुल है, ये लेस हार्मफुल है, ये मोर हार्मफुल है, ये लेस हार्मफुल है। नाइट्रिक ऑक्साइड चेंजेस इनटू नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, और ये मोर हार्मफुल है और ये लेस हार्मफुल है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो बेसिकली क्या कर रहा है, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को, ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा है ताकि पोल्यूशन कम हो सके। मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर, अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। जिन मोटर व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर यूज होता है उसमें अनलेडेड पेट्रोल यूज होना चाहिए। अनलेडेड पेट्रोल का मतलब लेड फ्री पेट्रोल यूज होना चाहिए, क्योंकि अगर लेड होगा पेट्रोल में तो वो कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है। जो कैटलिस्ट जो मैंने बताया था आपको, रोडियम, पैलेडियम, जो कैटलिस्ट है उसको ये इनएक्टिवेट कर देगा और कैटालिटिक कन्वर्टर काम नहीं करेगा। सो मोटर व्हीकल्स जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर है उसमें लेड फ्री पेट्रोल यूज होना चाहिए। इन इंडिया एयर एक्ट या एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट फोर्स में आया 1981 में और उसको अमेंड किया गया 1987 में, ताकि नॉइज को एज एयर पोल्यूटेंट कंसिडर किया जा सके। नॉइज के भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट कंसिडर किया गया 1987 में अकॉर्डिंग टू द एयर
अब नॉइज क्या होती है? नॉइज इज अनडिजायरेबल लेवल ऑफ साउंड, ये आप सबको पता है। सो वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएटिंग लाउड साउंड्स विथ प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, लाउड म्यूजिक है, डीजेज एंड ऑल, और इसको हम प्लेजर और एंटरटेनमेंट से एसोसिएट करते हैं। लेकिन ये जो नॉइज है इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी इनफैक्ट इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो जितनी बड़ी सिटी होगी, द बिगर द सिटी, उतनी ही ज़्यादा उस सिटी में फंक्शंस हैं होंगे और उतनी ही ज़्यादा नॉइस होगी। तो अगर 150 डेसिबल की अगर नॉइस है, ठीक है, अगर अ ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड, एक्सट्रीमली हाई लेवल की साउंड है अगर 150 डेसिबल या उससे ज़्यादा है, जो कि प्रोड्यूस होती है जब कोई जेट प्लेन या रॉकेट टेक ऑफ करता है, तो वो ईयर ड्रम को परमानेंटली डैमेज कर देता है। इतने डेसिबल की साउंड, 150 डेसिबल की जो साउंड होती है वो ईयर ड्रम को परमानेंटली इम्पेयर कर, डैमेज कर देती है और हियरिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। इवन क्रोनिक एक्सपोजर, क्रोनिक का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सपोजर अगर हो टू अ relatively lower noise of cities में permanently damage hearing abilities of humans। तो शॉर्ट टाइम एक्सपोजर भी अगर हो रहा है नॉइज का, तब भी हियरिंग एबिलिटीज जो है वो कम हो जाती है ह्यूमन बींग्स की। नॉइज से और क्या क्या नुकसान है? स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, दस कंसिडरेबली स्ट्रेसिंग ह्यूमन, और ह्यूमन बींग्स दे फील स्ट्रेस्ड। कंसिडरिंग द मैनी डेंजरस इफेक्ट्स, अब ये जो नॉइस है, नॉइस के डेंजरस इफेक्ट्स को देखते हुए आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या ऐसा इमीडिएट मेजर आप ले सकते हैं ताकि किसी को नुकसान किए बिना नॉइस को कम किया जा सके। दिस इज एन ओपन क्वेश्चन विच इज लेफ्ट फॉर यू टू आंसर। Considering the many dangerous effects of noise pollution, can you identify the unnecessary sources of noise pollution around you which can be reduced immediately without any financial loss to anybody? मतलब जो डेंजरस इफेक्ट्स अगर नॉइज पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे अननेसेसरी नॉइज पोल्यूशन वाले सोर्सेज हैं जिसको हम कम कर सकते हैं, ताकि और इस तरह से कम करें कि किसी को कोई नुकसान भी ना हो। So reduction of noise in our industries can be affected by use of sound absorbent material। sound absorbent material लगाते हैं, जैसे फोम है, थर्मोकॉल फोम है, तो वो साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल से नॉइज कम हो सकती है, नॉइज को कम किया जा सकता है। मफलिंग नॉइज के इफेक्ट को कम किया जा सकता है, जैसे कि सिनेमा हॉल में एको को कम करने के लिए जो उसकी वॉल्स होती हैं वो उस पर एक स्पेशल टाइप का मटेरियल लगा रहता है ताकि एको कम हो। सो इस तरह से ऐसे एक मटेरियल को यूज करके नॉइज पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। स्ट्रिंजेंट फॉलोइंग ऑफ लॉज, मतलब सख्ती से नियमों का जो पालन होता है इन रिलेशन टू नॉइज लाइक डिलिमिटेशन। अब क्या क्या सख्तियों से किन किन चीज़ों का पालन होना चाहिए, जैसे कि हॉर्न फ्री जोन्स, जैसे कि स्कूल के आसपास के एरिया, हॉस्पिटल के आसपास एरिया, वो हॉर्न फ्री जोन्स होते हैं, वहाँ पे हॉर्न अलाउड नहीं होता है। परमिसिबल साउंड लेवल्स ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स की जो नॉइज है उसका एक पर्टिकुलर साउंड लेवल ही अलाउड होना चाहिए, परमिसिबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर एंड लाउड स्पीकर्स ऑल्सो। टाइमिंग आफ्टर विच, और एक पर्टिकुलर टाइम भी होना चाहिए जब ये लाउड स्पीकर जो है वो प्ले किए जाए। लेट आवर्स में लाउड स्पीकर प्ले नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एनफोर्स करेंगे तभी हम अपने आप को नॉइज पोल्यूशन से बचा सकेंगे। That's it. And now in the next class we will be talking about the controlling of vehicular air pollution.